ओशो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं जिन्होंने ध्यान की अति महत्वपूर्ण विधियां दी है। ओशो के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इन्होंने ध्यान की कई विधियों के बारे में बताया तथा ध्यान की शक्तियां का एहसास करवाया। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान क्या है और ध्यान कैसे किया जाता है, इनके बारे में ओशो ने अपने विचारों में विस्तार से बताया है। इनकी कई बार मंच पर निंदा भी हुई है, लेकिन इनके खुले विचारों से इनके लाखों शिष्य भी मिले। इनके निधन के 30 वर्षों के बाद भी इनका साहित्य लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। आज हम इस ऑडियो समरी में हम ओशो बायोग्राफी इन हिंदी विस्तार पूर्वक से जानने वाले हैं। इस ऑडियो समरी में हम रजनीश ओशो का जीवन परिचय जानने के साथ ही ओशो को अपने जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और ओशो की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई। आप इस ऑडियो समरी को अंत तक जरूर सुने। ओशो से पूर्व लोगों ने बहुत से संतों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों को पढ़ा या सुना होगा, लेकिन ओशो ने उनके संदेशों को वास्तविक अर्थ को समझाया। ओशो ने सही अर्थों में इस जगत को मनुष्यता का नया अर्थ दिया। कैसे इस बोझपूर्ण जीवन को बोधपूर्ण बनाया जाए, इसकी नई सीख दी है। सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच और मान्यताओं को नया अर्थ देने का काम ओशो द्वारा ही किया गया तथा धर्म को नई परिभाषा दी। ओशो ने सिखाया कि कैसे बाहर और भीतर के जगत के साथ तालमेल बैठाकर जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। ओशो ने ऐसी ध्यान की विधियों से परिचय करवाया जिससे मनुष्य अपने अंतस्थ की गहराइयों में पहुंचकर जीवन के अर्थों को समझ सके। ओशो ने हमेशा जोर दिया कि जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, इसे बदलने की चेष्टा मत करो। परिस्थितियों को बदलने और उससे भागने की बजाय ओशो ने सिखाया कि कैसे इन सब से प्रति जागरूक होकर इससे परे हुआ जा सकता है। ओशो अपने पीछे साहित्य का इतना बड़ा भंडार छोड़कर गए हैं कि आप कुछ भी पढ़ो आपको लगेगा कि ओशो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। ओशो को सुनने और पढ़ने पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ओशो ने यह मेरे लिए ही बोला है। ओशो किसी भी पुरानी परंपरा का हिस्सा नहीं। ओशो से एक नए युग का आरंभ होता है। ओशो पूरब और पश्चिम के बीच का सेतु है। ओशो द्वारा एक नई मनुष्यता का जन्म हुआ है जो अतीत की धारणाओं से पूर्णतः मुक्त है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ। ओशो का पूरा नाम, बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन। ओशो के जन्म के समय एक विचित्र घटना घटी। कहते हैं कि ओशो जन्म के 3 दिनों तक न रोए और न अपनी माता का दूध पिया। इससे उनके घर वाले चिंतित हो उठे। इसके बाद ओशो के नाना, जो ओशो के काफी करीब रहे, उन्होंने ओशो की मां को समझाया कि तुम नहाओ और इसके बाद दूसरे कमरे में लेकर जाओ, वो तुम्हारा दूध पिएगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ। इससे ओशो के नाना और ओशो की मां को अंदाजा हो गया था कि उनके यहाँ पैदा हुआ बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ओशो बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उनको इतनी आसानी से किसी भी बात के लिए राजी करना आसान नहीं था। बरसात के समय विकराल रूप में बहती और उफनती नदियों को तैरकर पार करना ओशो के लिए साधारण सी बात थी। वे बचपन से ही स्वतंत्र और निर्भीक प्रवृत्ति के थे। वे अंधभक्तों की भीड़ के अगुआ बने बैठे तथा कथित महात्माओं से भरी भीड़ में तर्क करने से नहीं घबराते थे। उनके तीखे सवालों से पंडित और पुरोहित घबरा जाते थे। ओशो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जो उन्हें अपनी उम्र के बच्चों से अलग बनाती थी। उनकी सदियों से चली आ रही सोच और व्यवस्था को बदलने की कोशिश किसी क्रांति से कम नहीं थी। बचपन में स्कूल के दौरान वे शिक्षकों से ऐसे सवाल करते थे जो उनके समझ से परे थे। निरंतर ऐसे सवालों से परेशान होकर स्कूल प्रशासन ने उनके क्लास में बैठने पर पाबंदी लगा दी और नगर पालिका से शिकायत करी कि इस बच्चे को आगे से स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। इस पर नगर पालिका ने हस्तक्षेप किया और स्कूल प्रबंधन से कहा कि यह जिज्ञासु बच्चा है, इसे पढ़ना दिया जाए।
वे स्कूल में एग्जाम में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर वे शिक्षकों को हैरान कर देते थे। ओशो को 21 मार्च 1953 को परम जागरण का अनुभव हुआ, जिसे संबोधि कहा जाता है। इस संबंध में ओशो का वक्तव्य है, अब मैं किसी को खोज में नहीं हूँ, अस्तित्व ने अपने समस्त द्वारा मेरे लिए खोल दिए हैं। इस घटना के दौरान ओशो मध्य प्रदेश के जबलपुर में कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। संबोधि के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और सन 1957 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी और गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। वे छात्रों के बीच आचार्य रजनीश के नाम से लोकप्रिय थे। इस दौरान वे संपूर्ण भारत में भ्रमण कर आध्यात्मिक जन जागरण की एक लहर फैला रहे थे। ओशो ने अपना जीवन का 25% हिस्सा यात्राओं में गुजरा। उनके क्रांतिकारी प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती थी। इनकी उपस्थिति में एक प्रकार का आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचने को मजबूर कर देती थी। पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद ओशो सन 1970 में मुंबई में रहने के लिए आ गए। ओशो के मुंबई में आने के बाद भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोगों की भारी भीड़ ओशो की देशनाओं को समझने में उत्सुक होने लगी। इसी दौरान ओशो ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक अपने ध्यान शिविर में 9 सन्यास की दीक्षा देना शुरू किया। इसके पश्चात वे आचार्य रजनीश से भगवान श्री रजनीश के रूप में पहचाने जाने लगे। ओशो 1974 को अपने बहुत से अनुयायियों के साथ हमेशा के लिए पुणे रहने के लिए आ गए और यहाँ श्री रजनीश आश्रम की स्थापना की। पुणे आने के बाद उनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ने लगी। पुणे में रहकर ओशो ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जोरों से किया। उन्होंने अपने प्रवचनों के मानव चेतना के विकास के हर पहलू को उजागर किया। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर ओशो का प्रवचन उपलब्ध न हो। ओशो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवचन उपलब्ध है। 1980 में ओशो के विदेशी सन्यासियों ने अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ बंकर जमीन खरीदकर एक कम्यून निर्माण किया, जहां ओशो को रहने के लिए आमंत्रित किया गया। ओशो हमेशा अपने प्रवचनों में कहते थे कि वे एक ऐसे कम्यून का निर्माण करना चाहते हैं जहां मनुष्य के संपूर्ण विकास की परिकल्पना हो और मनुष्य अपनी पूर्ण खिलावट के रूप में प्रकट हो सके। ओशो का यह कम्यून सैन फ्रांसिस्को से 3 गुना बड़ा था। ओशो 1980 में भारत छोड़कर अपने बहुत से सन्यासियों के साथ अमेरिका चले गए। ओशो के सभी सन्यासी उस 64,000 एकड़ बंजर जमीन को सुंदर जगह के रूप में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि ओरेगन की सुनसान और बंजर घाटी देखते ही देखते सुंदर और हरे भरे स्वर्ग के रूप में तब्दील हो गई। ओशो के अनुयायियों द्वारा बसाई गई इस जगह को नाम दिया गया रजनीशपुरम। भगवान रजनीश की यह एक ऐसी जगह थी जहां उनके पास अपने निजी विमान थे, उनका अपना एयरपोर्ट था और साथ ही साथ रॉयल कारों का एक पूरा काफिला था। अमेरिका में रहने के दौरान ओशो की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा होने लगा। ओशो से प्रभावित होने वालों में ज्यादातर युवा वर्ग था जो तन मन और धन से ओशो के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। इस तरह से एक विदेशी व्यक्ति की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अमेरिकी सरकार घबरा गई। धीरे धीरे अमेरिकी सरकार ने ओशो के आश्रम पर शिकंजा कसने लगी। ओशो के यहाँ आने वाले सन्यासियों की सरकार ने वीजा देना बंद कर दिया और आश्रम में गैर कानूनी गतिविधियों की अफवाहें भी फैलाए जाने लगी और भगवान रजनीश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाने लगी। ओशो ने इस संबंध में कहा है कि मेरा एक भी बात का जवाब पश्चिमी में नहीं है। मैं तैयार था प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में डिस्कस करने को खुले मंच पर, क्योंकि वे फंडामेंटलिस्ट ईसाई हैं। वे मानते हैं कि ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब धर्म धोखे हैं। संभवतः मैं उन्हें दुश्मन जैसा लगा। आखिरकार ओशो पर झूठे आरोप लगाकर अमेरिकी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान उन्हें पूरे 12 दिनों तक अज्ञातवास में रखा गया।
ओशो को इस तरह से जेल में जाना उनके अनुयायियों के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। इसके बाद यह तय हो गया था कि अब भगवान रजनीश अमेरिका में नहीं रहेंगे। 14 नवंबर 1985 को ओशो ने अमेरिका छोड़ दिया और इस दौरान ओशो विश्व के अलग अलग देशों में रहने के उद्देश्य से भ्रमण किया, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव में 21 देशों ने अपने यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी, तो कुछ देशों ने ओशो के देश में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके पश्चात 1987 में ओशो पुनः अपने आश्रम और अपने देश भारत लौट आए। उनका पुणे आश्रम आज ओशो इंटरनेशनल कम्युन्स के नाम से जाना जाता है। भारत पहुंचकर ओशो ने एक बार फिर प्रवचन देना शुरू कर दिया। ओशो अपने प्रवचनों में पखंडों और मानवता के प्रति होने वाले षड्यंत्रों से पर्दा उठाने लगे। इस दौरान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों ने ओशो के प्रति अपने लेखों में गैर पक्षपातपूर्ण चिंता अपनाया। अक्सर समाचार पत्रों और मैगजीन में ओशो के लेख प्रकाशित होने लगे। कला वर्ग से जुड़े लोगों ओशो आश्रम पुणे में आने लगे। मनुष्यता का चिर आकांक्षित सपना पूरा होते देखकर लोगों की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था। 26 दिसंबर 1988 में ओशो ने अपने नाम के आगे से भगवान शब्द को हटा दिया और आश्रम के बुद्ध सभागार में संध्याकालीन मीटिंग सत्संग में सभी प्रेमियों ने अपने सद्गुरु को ओशो नाम से पुकारने का निर्णय लिया। इसके बाद ओशो की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उनका शरीर कमजोर और भीतर से छिन्न होता जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी इस बिगड़ती तबीयत का कारण था 1985 में अमेरिकी जेल के दौरान थैलियम नामक धीमा जहर दिया गया था और उनके शरीर को प्राण घातक रेडिएशन से गुजारा गया था। इसी दौरान ओशो ने अपने प्रवचनों की संख्या अचानक से बढ़ा दी। ऐसा माना जाता है कि शायद ओशो को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओशो पुणे के आश्रम में हर रोज रात्रि सत्संग में अपने अनुयायियों के साथ ध्यान, सत्संग और प्रवचन करते रहे। ओशो की आवाज में एक प्रकार का आकर्षण था। उनकी आवाज में जादू था जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। लेकिन 1989 में यह जादुई आवाज को अचानक से खामोश हो गई। ओशो का शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया था। इस वजह से उन्होंने प्रवचन देना बंद कर दिया और केवल रात्रि सत्संग में कुछ समय के लिए अपने सन्यासियों के साथ मौन बैठक में भाग लेने लगे। इस रात्रि सत्संग को ओशो ने ओशो व्हाइट रॉब ब्रदरहुड नाम दिया। ओशो 16 जनवरी 1990 तक हर रोज रात्रि सत्संग में भाग लेते रहे और 17 जनवरी को केवल नमस्कार करके सत्संग से वापस चले गए। 18 जनवरी 1990 की पुणे के आश्रम में रात्रि सत्संग के दौरान उनके निजी चिकित्सक स्वामी प्रेम अमृतो ने सूचना दी कि ओशो के शरीर में दर्द बहुत बढ़ गया था, इसलिए वे हमारे बीच नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने कमरे में ही 7 बजे से हमारे साथ ध्यान में बैठेंगे। 19 जनवरी 1990 को ओशो अपने इस जर्जर और पीड़ादायक शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए अस्तित्व में विलीन हो गए, जिसकी घोषणा 19 जनवरी के शांत सभा के दौरान की गई। ओशो की इच्छा थी कि जब वे शरीर छोड़े तो उनके प्रेमी रोए नहीं, दुखी ना हो, उनकी मृत्यु को एक महोत्सव के रूप में मनाए। इसी के अनुरूप ओशो के शरीर को उनके पुणे आश्रम गौतम दी बुद्ध ऑडिटोरियम हॉल में 10 मिनट के लिए रखा गया। करीब 10,000 ओशो के शिष्यों और प्रेमियों ने अपने प्यारे सद्गुरु की आखिरी विदाई को उत्सव, संगीत, नृत्य, ध्यान और मन के रूप में मनाया। इसके बाद उनका शरीर दाह क्रिया के लिए ले जाया गया। 21 जनवरी 1990 को उनके अस्थि फूल के कलश महोत्सव पूर्वक कम्यून में लाकर च्वांगत्सु हॉल में निर्मित संगमरमर की समाधि भवन में स्थापित किया, जिस पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। आखिरकार ओशो को इस धरती पर आने का मकसद पूरा था। लोगों ने उनकी बातें समझ में आने लगी थी। ओशो द्वारा सिखाई गई बातें जीवन और मृत्यु को उत्सव की मनाना, प्रतिक्षण जीवन को जीना लोग यह समझ चुके थे। आज से करीब 30 साल पहले ओशो के समकालीन लोगों को शायद ओशो की बातें समझ में नहीं आई होगी और समाज के लिए इतनी आसानी से उनकी बातों को स्वीकारना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन आज ओशो पहले की तुलना कहीं अधिक जीवित है।
ओशो को अपने प्रेमियों को आखिरी संदेश, तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भरकर मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो रहूंगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं है और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह ऑडियो समरी कैसा लगा? अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आपको यह ऑडियो समरी अच्छा लगा हो तो इसे जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।